गाइस, आज लास्ट हमने क्या पढ़ा था? क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, राइट? तो क्लोरोप्लास्ट के बाद में नेक्स्ट जो है हम अपना वो स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट हमारा कौन सा है? ऑर्गेनेली राइबोसोम है। राइबोसोम का आप देखते हैं फंक्शन। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम जो है, मैंने क्या बताया था कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें अटैच्ड मिलते हैं, ठीक है? अटैच्ड भी मिलते हैं और फ्रीली फ्लोटिंग भी मिल जाएंगे सेल के अंदर में। सेल के अंदर में फ्रीली फ्लोटिंग भी होता है, ठीक है? राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम का काम ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज में मदद करता है, ठीक है? अब ये किस तरीके से हेल्प करता है? अब पहले राइबोसोम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राइबोसोम दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ राइबोसोम। कौन कौन से होते हैं? एक होता है 70S, 80S होता है, ठीक है? एस जो है ये स्विफ्टबर्ग यूनिट है। स्विफ्टबर्ग यूनिट, एस स्टैंड्स फॉर स्विफ्टबर्ग यूनिट, ठीक है? ये किस हिसाब से ये जो है 70 और 80S होता है? ये इसके डेंसिटी और साइज डिफरेंस के हिसाब से ये 70 और 80S को बोलते हैं। ये प्रोकार्योट में होता है और ये यूकार्योट में होता है। अब ये जो 70 और 80 है ना, इनके अपने दो सब यूनिट्स होते हैं। 80 वाला का जो सब यूनिट है उसको हम बोलते हैं 60S और 40S, और 70 वाला जो है वो डिवाइडेड होता है 50S और 30S में। ये दो सब यूनिट होता है। अब ये किस तरीके से काम करता है? देखो, जो राइबोसोम है ये ऐसे फ्लोट कर रहा है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। अब जब एक mRNA वहाँ बनता है न्यूक्लियस के अंदर, और जब ये यहाँ पे आता है साइटोप्लाज्म में, तो ये जो दोनों यूनिट है राइबोसोम की, ये इसको बाइंड कर लेगी अपने आप में, और फिर यहाँ से जो प्रोटीन बनाने का प्रोसेस है वो शुरू होगा। और प्रोटीन बनाने का प्रोसेस बायोलॉजिकल टर्म में हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये जो ट्रांसलेशन है वो शुरू होगा जब ये दोनों राइबोसोम आपस में आके इस mRNA से बाइंड हो जाएंगे, और यहाँ से इसको जो भी अमीनो एसिड चाहिए वो प्रोवाइड करवाएंगे, और वो अमीनो एसिड फर्दर जाके वो अमीनो एसिड किस में जाके कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटीन में, ठीक है? ये प्रोसेस कौन करता है? ये प्रोसेस करता है राइबोसोम। इसी तरीके से ये प्रोकार्योट में भी होता है, बस यूनिट का फ़र्क है यहाँ पे, ठीक है? तो उसकी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम कर रहा है, ठीक है? ये समझ में आया? नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है वो है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस को हम गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अब इसका काम क्या है? देखो, पहले इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर कैसे है ये आप देख पा रहे हो। ये इसका ट्रांस फेस है, ठीक है, और ये जो आगे की तरफ है इसका सिस फेस है। सिस फेस जो है ये न्यूक्लियस की तरफ होता है, और ये जो है ये इसके बाहर की तरफ होता है, ठीक है? आपको मैंने दिखाया था सेल में, ये सेल है। तो इस तरीके से अगर ये गोल्जी अपैरेटस ऐसे अरेंज्ड है, तो ये वाला फेस जो है सिस फेस हो जाएगा, ये वाला फेस उसका ट्रांस फेस हो जाएगा। इसमें क्या है, गोल्जी अपैरेटस क्या करता है? ये सेल में कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट करना हो कुछ भी, वो गोल्जी अपैरेटस करता है। और ये किस तरीके से ये जो अरेंज है, दीज आर अरेंज इन अ स्टैक ऑफ सिस्टर्नी कहते हैं इसको, ठीक है? इस सिस्टर्नी में अरेंज होता है। इनके बीच के जो स्पेसेस है, ये स्पेस को हम ल्यूमेन कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो भी प्रोटीन आ रहा है, जो ट्रांसपोर्ट होना है या कुछ ऐसा मॉडिफाई होना है, तो ये इनकमिंग जो है ये वेसाइकल्स के फॉर्म में होगा, और ये इसको अंदर लेगा और फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा। जो भी वेसाइकल्स है वो अगर जहाँ भी जाने हैं, अगर लाइसोसोम में जाना है वहाँ, अगर साइटोप्लाज्म में किसी दूसरे ऑर्गन में जाना है वहाँ, वो सारी जगह में ये गोल्जी अपैरेटस जो है उसको ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरीके से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टिंग चैनल होता है अपने सेल में, जो हर जगह ट्रांसपोर्ट करता है जो भी इनकमिंग यहाँ आ रहे हैं प्रोटीन या कोई भी लिपिड्स, ठीक है? तो ये हो गया गोल्जी अपैरेटस।
गोल्जी अपैरेटस गोल्जी कॉम्प्लेक्स सब एक ही होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल का फंक्शन, अब देखो ये जो यहाँ दिख रहा है सेल के अंदर, ये होते हैं सेंट्रियोल्स, ऐसे फॉर्म में पड़े होते हैं सेंट्रोसोम। तो जो एक सेंट्रोसोम होता है ना, सेंट्रोसोम में दो सेंट्रोसोम जो है वो दो सेंट्रियोल से बना होता है, दो सेंट्रियोल से एक सेंट्रोसोम बना होता है। और ये जो सेंट्रियोल है ये बने होते हैं 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है। ट्रिपलेट्स के 9 सेट होते हैं जो अरेंज रहते हैं, ये एक हॉलो फाइबर में अरेंज रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो दोनों सेंट्रियोल है आपस में परपेंडिकुलरली अरेंज रहते हैं, ऐसे और ऐसे करके इसको परपेंडिकुलर अरेंजमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों आप देख सकते हैं, ये एक ऐसे है और एक ऐसे है, इस तरीके से ये 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट जो है वो अरेंज रहते हैं। अब इसका ये तो स्ट्रक्चर हो गया। काम क्या है सेंट्रियोल का, जब सेल डिवीजन होता है, सेल जब डिवाइड करेगा तब इनका काम होता है। ये जो सेल डिवीजन है ये जो सेंट्रियोल है ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाएगा। जब वहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स और फाइबर्स बनेंगे तब जो सेंट्रियोल है ये दोनों मूव कर जाते हैं दोनों एंड में, सेल के दोनों एंड में ये दोनों सेंट्रियोल्स मूव कर जाते हैं। और फिर जो सेंट्रियोल होगा एक पेरेंट हो जाता है और फिर ये डुप्लीकेट होके जो दूसरा है डॉटर सेंट्रियोल में डुप्लीकेट होगा, जो कि जो न्यूली फॉर्म्ड सेल होने वाले हैं उसमें चला जाएगा और वहाँ पे उनको 2 सेंट्रियोल मिल जाएंगे। बेसिकली क्या हो रहा है, सेल डिवीजन में इसका काम हो रहा है। और ये है इनिशिएट, इसको जो पकड़ के रख रहा है सेंट्रियोल्स एंड ऑल को, वो सेंट्रोसोम करता है। तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल दोनों का काम सेल डिवीजन में आता है। और सेल डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि तभी सेल डिवाइड होगा। तो इसलिए ये जो है ये सेंट्रियोल का इस तरीके से स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। तो अगर आए कभी कि सेंट्रियोल का काम क्या है तो उसका काम सेल डिवीजन में है। सेंट्रियोल देख लिया, माइक्रो बॉडीज़ देखते हैं। और मैंने ये दोनों छोटे टॉपिक है तो मैंने दोनों को एक ही में कवर करने की कोशिश करूँगी। माइक्रो बॉडी और साइटोस्केलेटन दोनों होते बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, पर दोनों को हम साथ में देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ये माइक्रो बॉडी का स्ट्रक्चर है। माइक्रो बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक यहाँ पे क्रिस्टलॉइड कोर होगा जो कभी होता है किसी किसी में और किसी में नहीं होता, और एक इससे सराउंडेड है एक बाई लिपिड लेयर है। ये डबल लेयर आपको दिख रहा है, ये लिपिड से बना हुआ लेयर होता है, ठीक है। अब ये माइक्रो बॉडी क्या होता है, इस माइक्रो बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो रिएक्शंस वगैरह होंगे आगे चल के उसमें ये माइक्रो बॉडी का काम होता है। ये एंजाइम या न्यूट्रिएंट जो है ये सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करवाए, जब भी होगा तो इससे यूज़ कर सकते हैं। ये माइक्रो बॉडी होता है। अब बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। साइटोस्केलेटन पूरे सेल में प्रेजेंट होता है, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर एक प्रोवाइड कराता है, एक स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करवाता है ये साइटोस्केलेटन। अगेंस्ट इसको वो कोई भी जो भी प्रेशर है या फिर कुछ भी स्ट्रेस है सेल में, वो उसके अगेंस्ट ये एक स्कैफोल्डिंग और एक मैश लाइक वर्क प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी सेल को डैमेज नहीं होता है। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है वो 3 चीज़ से बना होता है। एक तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन फिलामेंट, ये इन सब से साइटोस्केलेटन बना होता है। एक स्कैफोल्डिंग प्रोटीन होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। फ्लैजेला एंड सीलिया। अब फ्लैजेला और सीलिया देखते हैं। ये दोनों बेसिकली आपके मूवमेंट के उस पर काम होता है। फ्लैजेला और सीलिया ये बैक्टीरिया में भी होता है, प्रोकार्योट्स मतलब, और यूकार्योट्स में भी होता है। ये दोनों मूवमेंट के लिए होता है।
इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, एक बेसल बॉडी होगा इनमें, और ये जो यहाँ पे फ्लैगेला होंगे ये इसमें जो है प्रोपेलर लाइक मोशन होता है और इसमें बैक एंड फोर्थ मोशन होगा। तो जो फ्लैजिलम है इनमें और इस पे फ़र्क है इसके लेंथ का, ये फ्लैजिलम ज़्यादा लंबा होता है कंपेयर टू सीलिया। अब देखो फ्लैजिला का क्या होता है, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के एक फ्लैजिलम हो सकते हैं या दो फ्लैजिलम हो सकते हैं या मल्टीपल फ्लैजिलम हो सकते हैं। तो ये पूरा सेल मूवमेंट प्रोवाइड करवाएगा, कंप्लीट सेल मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है कौन, फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला और उसका प्लूरल फ्लैजिलम। और ये जो सीलिया है, सीलिया प्रेजेंट होगा किसी भी बैक्टीरिया सेल के, सीलिया मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया सेल में या एनिमल सेल में। तो ये जो है ये तो पूरा मूवमेंट प्रोवाइड करवाएगा ही करवाएगा सेल में, उसके अलावा ये सब्सटेंस के मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्ट करता है या रेगुलेट करता है। जैसे अब अगर बात करें कोई भी यूकारियोट्स की या ह्यूमंस की बात करें अगर हम, तो ये सीलिया जो होते हैं ये हमारे बहुत सारे ऑर्गन के आउटर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या प्रोवाइड, ये जो है म्यूकस का मूवमेंट है, इनर लाइनिंग्स है बहुत सारे अपने ऑर्गन की, ये सब जगह में ये प्रोवाइड रहता है और एंट्रैप करता है जो भी वो मॉलिक्यूल जिसको अंदर नहीं आने देना है या जो आगे आके प्रॉब्लम कुछ कॉज कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। इस तरीके से सीलिया का मूवमेंट ये थ्रो आउट कर देते हैं जो भी चीज़ें अंदर कुछ ऐसा इन्फेक्टेड पार्टिकल हो जो आके हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये सीलिया इस तरीके से बॉडी के लाइनिंग, ऑर्गन्स के लाइनिंग में प्रेजेंट होके ये प्रोवाइड करवाता है। इसका ऐसा मूवमेंट होता है कि दे कैन थ्रो आउट या फिर अपने में ट्रैप कर लेते हैं। तो ये फ़र्क है फ्लैजिलम और सीलिया में। नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल जो है, वैक्यूल देखा था प्लांट सेल में हमने, एनिमल सेल में भी देखा था। तब मैंने बताया था कि एनिमल सेल में जो है छोटे छोटे वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये वैक्यूल जो होता है ये के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट जो बाद में प्लांट को ज़रूरत हो वो होंगे, या कोई वेस्ट प्रोडक्ट भी इसमें हो सकता है, ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट जो अगर बाहर हो तो सेल के कोई भी ऑर्गेनली को डैमेज कर सकता है या सेल डैमेज कर सकता है। तो इसमें वो सारी चीज़ें होती है। एक्स्ट्रा फूड मटेरियल या ऐसे लिपिड जो बाद में हमें कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने हैं, वो सारे इस वैक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट के केस में तो ये काफ़ी बड़ा होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है स्टोर करने के लिए। और ये एक बैकपैक लाइक होता है, जैसे आपका बैकपैक होता है ना जिसमें आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें प्रेजेंट होती है, उसी तरीके से इस वैक्यूल के अंदर सारी ज़रूरत की चीज़ें, कोई न्यूट्रिएंट जो कभी चाहिए हमें बाद में, या कोई वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हार्म होने से, सेल को हार्म होने से बचाना है वो होगा, कोई और एंजाइम्स चाहिए वो होगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी। तो इस तरीके से ये वैक्यूल वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनिमल सेल में आपको छोटे छोटे मिलेंगे, प्लांट सेल में काफ़ी बड़ा मिलता है, इतना बड़ा भी होता है कि वो मोर देन 50% ऑफ द आपका सेल को कवर कर ले। तो ये, और इसमें सिंगल होते हैं, जनरली सिंगल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एनिमल में मल्टीपल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो वैसे कोई ज़्यादा टफ नहीं होता, बस इसका इतना ही है और मेन जो काम है उसका यही होता है। अब एक बार हम थोड़ा ये जो अभी हम पढ़ रहे थे ये मैंने यहाँ पे क्यों डाला है, जो भी प्रोसेस पढ़ रहे थे हम सेल मेम्ब्रेन का या सेल वॉल का, वो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। इसीलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या है और इनके बीच का डिफरेंस क्या है। ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे देखो क्या है, डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन है, ठीक है, और यहाँ पे डाइल्यूट शुगर सोल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सोल्यूशन है दोनों तरफ का बराबर हो जा रहा है, ठीक है, ये इधर और इधर इक्वली हो गया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इधर वाटर ज़्यादा था, इधर शुगर ज़्यादा था। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, दोनों बराबर है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल अपने
हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है और दोनों कंसंट्रेशन को इक्वल कर देता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन जो है वो आपको सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। तो डिफ्यूजन का कोई ऐसा नहीं है, अगर जैसे आप जो परफ्यूम लगाते हो और वो आपने किसी रूम के एक कोने में लगाया और वो रूम के पूरे तरफ फैल गया, वो किस लिए कैसे होता है? वो डिफ्यूजन का ही प्रोसेस होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप पानी में कोई एक ड्रॉप ऑफ कलर ऐड करते हो, वो पूरे पानी में फिर फैल जाता है, इसका भी प्रोसेस डिफ्यूजन ही होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस भी एक स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन में आता है, जिसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। ऑस्मोसिस बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नहीं होगा। और ऑस्मोसिस में क्या फ़र्क है डिफ्यूजन के अलावा? इसमें जो है सोल्यूट जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इसमें सॉल्वेंट जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, सोल्यूट मूव नहीं करता है इसमें, ठीक है। तो ये है डिफरेंस। इसमें सॉल्वेंट जो है, जैसे जो हम वाटर जो फिल्टर होता है, वाटर फिल्टर जो होता है वो ऑस्मोसिस के पे ही बेस्ड होता था। इसमें क्या होता था, अगर यहाँ पे पानी है, यहाँ पे मान लो कि ये पानी है और इसमें पोल्यूशन भी है, तो पानी क्या होगा, पोल्यूशन वाले जगह को छोड़ के अपने लोअर से हायर वाले में चला जाएगा और यहाँ से पूरा जो पोल्यूटेड पार्टिकल है वो रह जाएंगे और ये पूरा सॉल्वेंट पार्टिकल रह जाएगा। इस तरीके से ऑस्मोसिस होता है। तो ये जब आप सेल पढ़ते हो तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आपको जानना ज़रूरी होता है। ये कभी कभी क्वेश्चंस पूछ भी लेते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का डिफरेंस, तो इसलिए ये पता होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या है। तो जो नेक्स्ट है अपना, जो हमारी लास्ट स्लाइड है इस लेक्चर की, ये देखें, इसमें है आपका, यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन किया है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सारे जितने भी अभी पढ़े थे हमने वो देख लो। सेल वॉल है तो सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट है, सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट है, एनिमल में एब्सेंट है। सेल मेम्ब्रेन जो है दोनों में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल प्लांट दोनों में प्रेजेंट होगा। वैक्यूल मैंने कहा था प्लांट में एक है, एनिमल में बहुत सारे होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल को ज़रूरत है तो प्लांट में होगा, एनिमल में क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं है तो नहीं होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में होगा। राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट है। सीलिया प्लांट में नहीं होते, एनिमल में होते हैं। मैंने बताया था इनर लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन में काम होते हैं। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होंगे। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में नहीं होते हैं। गोल्जी अपैरेटस दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से आपको पता लगे कि कौन कौन से जो ऑर्गेनलीज हैं वो किस में प्रेजेंट है और किस में एब्सेंट है। ये एक लिस्ट है जो कभी कभी याद रख लो तो बेहतर होता है। तो दिस इज़ व्हाट, यहाँ पे ये सेल का पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। कोई अगर प्रॉब्लम हो या कुछ अगर ऐसा लगता हो कि कुछ और जानना हो तो यू कैन कमेंट अस, and please do read and subscribe and share this video. Thank you so much.